पिछला टॉपिक हमने पढ़ लिया संक्रमण धातुओं में परमाणु आकार और आयनिक त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है और घनत्व में क्या परिवर्तन होता है एक आवर्त में जब बाएं से दाएं चलते हैं। आज पढ़ेंगे आयनन एंथैल्पी में क्या परिवर्तन होता है। तो आज का अपना टॉपिक है आयनन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और ये अपने केवल 3D पर ही ध्यान रखेंगे, 4D और 5D पर अपने को नहीं जाना। तो यहाँ जो भी चर्चा करेंगे 3D श्रृंखला में बाएं से दाएं चलते हैं, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक बाएं से दाएं चलते हैं, तो आयनन एंथैल्पी में क्या परिवर्तन है। तो सबसे पहले तो यही है कि आयनन एंथैल्पी है क्या। पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी होती है कोई भी परमाणु है उसमें से सबसे बाहरी कक्ष जो होता है उसमें जो सबसे ढीला बंधा इलेक्ट्रॉन है उसको हटाने के लिए कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, वो ऊर्जा आयनन एंथैल्पी कहलाती है। कि परमाणु को आयन में बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा, और परमाणु आयन में कब बदलेगा, धन आयन में, जब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो आयनन एंथैल्पी तो ये कहते हैं एक संक्रमण श्रृंखला में बाएं से दाएं चलते हैं तो प्रभावी नाभिक की आवेश बढ़ता है, इस कारण उनके परमाणु आकार में कमी आती है। और प्रभावी नाभिक की आवेश बढ़ता है तो जो सबसे बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन है उस पर नाभिक की पकड़ मजबूत हो जाती है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन हो जाता है। उस इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए बाएं से दाएं चलेंगे तो आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ेगा। ये होता है। और संक्रमण तत्वों की जो आयनन एंथैल्पी है उसका मान इतना नहीं बढ़ता जितना असंक्रमण तत्वों का होता है। या ये कहें कि जो संक्रमण तत्वों की जो आयनन एंथैल्पी है उसमें परिवर्तन का मान है वो असंक्रमण तत्वों की तुलना में कम होता है। तो आयनन एंथैल्पी का मान परमाणु आकार पर निर्भर करता है, और उससे भी ज़्यादा हम समझना चाहें तो उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से सही समझ सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हमें यह पता लग जाता है कि किस कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, नाभिक में कितने प्रोटॉन है, कितना उस पर नाभिक की आवेश अधिक बढ़ रहा है, आवरण प्रभाव कितना है, तो उससे अंदाज़ लग जाता है। तो मैं एक बार 3D जो तत्व हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहा हूँ, और उसके बाद उसमें पहला, दूसरा या तीसरा जो आयनन एंथैल्पी है उसके मान पर चर्चा करेंगे। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, जिसमें D में कितने इलेक्ट्रॉन है और S में कितने इलेक्ट्रॉन है ये बता रखें। तो पहली आयनन एंथैल्पी किसको कहेंगे, इनमें से पहले इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए आवश्यक ऊर्जा। और जब भी इनमें से पहला इलेक्ट्रॉन हटेगा तो कौन सा हटेगा, 3D का हटेगा या 4S का हटेगा। तो जिस पर नाभिक का आकर्षण बल कम हो, तो सबसे बाहरी कक्ष तो चौथा है, वो नाभिक से दूर पड़ेगा, तीसरा तो नज़दीक रह गया, तो 4S का इलेक्ट्रॉन पहले हटेगा। तो पहला इलेक्ट्रॉन हटाने में तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि 4S में आसानी से एक एक इलेक्ट्रॉन हट सकता है। तो यहाँ पर लगभग अनियमित भी प्रवृत्ति होती है और उसकी कोई ज़्यादा महत्व भी नहीं होता। हाँ, सेकंड IE के बाद में सेकंड कितनी है और उसके बाद में थर्ड कितनी है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो यहाँ पर यह कह सकते हैं, तो ये होता है। उसके बाद की क्या क्या स्थिति होगी वो हम, अगर मैं इस बोर्ड पर ही लिख दूँ, इसमें से एक एक इलेक्ट्रॉन हटा दूँ, फिर दूसरा हटा दूँ, फिर तीसरा हटा दूँ, तो हमें काफ़ी सहूलियत मिल जाती है। तो मैं ये कर रहा हूँ अभी। तो इसकी ये तो होती है परमाणु की मूल अवस्था जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है, और इसमें से ये एक इलेक्ट्रॉन हटा लें तो ये इसकी कहलाती है फर्स्ट IE, और ये इसकी कहलाती है सेकंड IE। यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए ऊर्जा देनी पड़ेगी, तो यह प्राप्त हो जाएगा। अब इनमें से अगर एक एक इलेक्ट्रॉन और हटाना चाहें तो ऊर्जा और ज़्यादा देनी पड़ेगी या कम देनी पड़ेगी। तो निश्चित है कि अब नाभिक की आवेश ज़्यादा बढ़ गया, प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा रह गई, इलेक्ट्रॉन एक एक कम हो गया, तो नाभिक का आवेश बढ़ गया, तो अब और ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो अब जो दूसरी आयनन एंथैल्पी है उसका मान इस पहली से ज़्यादा होगा। कितना होगा वो आपकी बुक में एक टेबल दे रखी है उसमें स्पष्ट दिया हुआ है। और जो
आयनन एंथैल्पी के बाद इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होगा कि इनमें से प्रत्येक में से दो दो इलेक्ट्रॉन निकल गए एस के, तो केवल एस स्थिति है वो रह गई, डी की स्थिति रह गई। अब अगर इसमें से भी एक एक इलेक्ट्रॉन और हटाना चाहें तो वो तृतीय आयनन एंथैल्पी हो जाएगी। उसमें कई बार प्रश्न बनते हैं कि कौन सी ज़्यादा स्थायी है, कौन सी में से आसानी से इलेक्ट्रॉन हट जाएगा, कौन सी में नहीं हटेगा। तो इसमें से सीधा सा नियम होता है कि अर्धपूर्ण और पूर्ण भरी अवस्था अधिकतम स्थायी होती है। तो जो पूर्ण भरी अवस्था है उसमें से इलेक्ट्रॉन हटाना कठिन है, उसमें से इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी। या जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन हट जाए और अर्धपूर्ण या पूर्ण भरी अवस्था जाए तो वो आसानी से होने की कोशिश करेगी क्योंकि स्थायित्व प्राप्त करना है। तो इस पर दो तीन प्रश्न बनते हैं। इनमें इन दो का महत्व नहीं है ज़्यादा, वैसे तो महत्व किसी का नहीं है। प्रथम आयनन एंथैल्पी का महत्व ज़्यादा नहीं है क्योंकि एस में से एक इलेक्ट्रॉन हटे या दो इलेक्ट्रॉन हटे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, दो इलेक्ट्रॉन पूरे तब ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो जिंक से तो दो इलेक्ट्रॉन इकट्ठे उठते हैं, एक इलेक्ट्रॉन नहीं हटता। इसी प्रकार स्कैंडियम है, इसमें से भी एक इलेक्ट्रॉन आसानी से कभी नहीं हटता। 3D भी बहुत कम होता है, ये सीधे +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, वो ऑक्सीकरण अवस्था वाले में भी पढ़ेंगे। अगर ये हम तीसरी आयनन एंथैल्पी भी ज्ञात करना चाहें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, फिर इनसे एक एक इलेक्ट्रॉन और कम हो जाएगा, ये स्थिति होती रहेगी। खैर कोई बात नहीं। तो यहाँ पर दो चार प्रश्न बनाएंगे हम इनकी आयनन एंथैल्पी के मान के आधार पर। जो आपकी जो बुक है उसके अंदर टेबल दे रखी है, उसमें हम तुलना करेंगे एक दूसरे के साथ कि इसका कम क्यों है, इसका ज़्यादा क्यों है, कारण क्या है। तो इस पे प्रश्न भी आते हैं छोटे छोटे। तो यहाँ पर आयनन एंथैल्पी का मान है वो मुख्य रूप से किन किन बातों पर निर्भर करता है। आयनन एंथैल्पी का मान मुख्य रूप से 3 बातों पर निर्भर करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कौन कौन सी? तो पहला तो नाभिकीय आवेश है ही, कि नाभिकीय आवेश है वो जितना ज़्यादा होगा उतना ही बाह्यतम इलेक्ट्रॉन वो मजबूत बंध बना रहेगा, उसको हटाने के लिए ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। दूसरा होता है कि जो नाभिक के चारों तरफ जो कोश होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन है, उनके बीच प्रतिकर्षण कितना है। समान आवेश है तो प्रतिकर्षण भी होता है। साथ में जो 3D कक्षक है उनका 4s पर प्रिडक्शन प्रभाव कितना है। और एक तीसरा कारक और होता है विनिमय ऊर्जा। तो ये 3 कारकों पर निर्भर करते हैं। तो विनिमय ऊर्जा क्या होती है? तो विनिमय ऊर्जा जो होती है वो जो अपभ्रष्ट कक्ष होते हैं जिन कक्षकों की ऊर्जा समान हो जाती है, जिस प्रकार से डी में 5 कक्षक होते हैं, 3 कक्षक की ऊर्जा कम होती है, 2 की ज़्यादा होती है। तो जब वो पांचों कक्षकों की ऊर्जा समान हो जाती है तो उन्हें अपभ्रष्ट कक्षक कहते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो उनमें जो समान जो दिशा के जो प्रचक्रण के जो कुल संभव युगल कितने हो सकते हैं उनके समानुपाती होती है। तो जो इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि ये विनिमय ऊर्जा क्या होती है, किसके समानुपाती होती है। तो विनिमय ऊर्जा है, तो ये विनिमय ऊर्जा होती है कि जो अपभ्रष्ट कक्षक होते हैं जिनकी ऊर्जा समान होती है उनके अंदर जो समान दिशा के जो प्रचक्रण के जो युगल हैं उनके समानुपाती होती है। और विनिमय ऊर्जा का जितना ह्रास होता है उतना स्थायित्व बढ़ता है, और स्थायित्व बढ़ेगा तो आयनन कठिन होगा, आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ेगा। स्थायित्व बढ़ेगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन होगा, और इलेक्ट्रॉन निकालने के फिर ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी तो आई का मान बढ़ेगा, आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ेगा। ये तो इससे संबंधित होगी कुछ। अब 2-4 क्वेश्चन के रूप में लेते हैं जो आपकी टेबल है उसमें तुलना करते हैं कि किसकी आयनन एंथैल्पी कम है, क्यों है, ज़्यादा है तो क्यों है। ये 2-3 क्वेश्चन लेते हैं। तो एक प्रश्न ये होता है कि मैंगनीज होता है, मैंगनीज की जो सेकंड आयनन एंथैल्पी है उसका मान क्रोमियम की सेकंड आयनन एंथैल्पी से कम होता है। ये होता है। तो मैंगनीज, ये मैंगनीज है, इसकी ये फर्स्ट आईई, यहाँ सेकंड आईई।
कि इसमें से पहला इलेक्ट्रॉन हटाएं तो ये बना, और इसमें से दूसरा इलेक्ट्रॉन हटाएं तो ये बना। क्रोमियम की यहाँ से पहला इलेक्ट्रॉन हटाया तो ये बना, तो प्रथम आई, और यहाँ से दूसरा हटाया तो ये बना, ये दूसरी आई। इनके मान क्या क्या हैं? कि इसमें से इलेक्ट्रॉन को हटाएं, इस इलेक्ट्रॉन को हटाएं तो ये दूसरी आयनन एंथैल्पी होगी। इसमें से भी एक इलेक्ट्रॉन को हटाएं तो दूसरी आयनन एंथैल्पी होगी। इसमें से ये इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए यहाँ पर 1509 किलो जूल पर मोल ऊर्जा देनी पड़ती है, जबकि यहाँ पर 1592 किलो जूल पर मोल ऊर्जा देनी पड़ती है। ऐसा क्यों होता है? ये प्रश्न आता है कई बार। या तो कहें कि मैग्नीज की जो दूसरी आयनन एंथैल्पी का मान है वो क्रोमियम की पहली आयनन दूसरी आयनन एंथैल्पी से कम है, तो इसके 1592 इसके 1509 है। या ये कह सकते हैं कि मैग्नीज की इससे और ये इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए या इससे एक इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए यहाँ पर ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ती है। तो क्या कारण होगा? सीधा स्पष्ट दिख रहा है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो भी अर्धपूर्ण भरे कक्षक हैं या पूर्ण भरे कक्षक हैं वो अधिक स्थायी होते हैं, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन होता है। कौन ज़्यादा स्थायी है? यहाँ पर डी के 5 हैं, 10 हो सकते हैं, अर्धपूर्ण भरी अवस्था है, यह अधिक स्थायी है। इसमें से इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए इतनी ऊर्जा देनी पड़ेगी। हालांकि स्थायी ये भी है, लेकिन फोरस है ये सबसे बाहर है, तो इसके ऊपर विनाभिक आकर्षण काफ़ी कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसकी तुलना में आसानी से हट जाता है। तो इसका कारण ये होगा कि जो क्रोमियम +1 है यह अर्धपूर्ण भरी अवस्था है। इस कारण इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, क्योंकि ये स्थायी है। और इसमें से अगर ये इलेक्ट्रॉन हट जाए तो ये स्थायित्व प्राप्त करने के लिए, और ये स्थायित्व प्राप्त करने के लिए आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, इस कारण ये ऊर्जा कम होती है। तो एक प्रश्न तो ये होता है। एक और लेते हैं। एक प्रश्न ये कि आयरन की तृतीय आयनन एंथैल्पी मैग्नीज की तीसरी आयनन एंथैल्पी से कम है। यहाँ पर तीसरी एंथैल्पी कौन सी होगी? अब की बार ये दो दिए हुए मैग्नीज और आयरन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन हटाया तो ये प्रथम, इसमें से इलेक्ट्रॉन हटाया तो ये द्वितीय है, और इसमें से इलेक्ट्रॉन हटाएं तो तृतीय होगी। तो यहाँ कह सकते हैं कि मैग्नीज के Mn+2 है। यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन हटेंगे, Mn+2 होगा, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? क्योंकि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हटा तो ये Mn+1, ये Mn+2। Mn+2 से एक इलेक्ट्रॉन हटाना, या ये कहें कि इससे Mn+3 प्राप्त करना, और इसी प्रकार से Fe+2 है। Fe+2 ये यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हटाए तो ये Fe+1 हो गया, ये एक और हटाए तो Fe+2 हो गया, 3d6, और इससे एक इलेक्ट्रॉन और हटाना, और यहाँ पर 3d5 प्राप्त करना, और यहाँ पर 3d4 प्राप्त करना। तो प्रश्न ये है कि यहाँ पर ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, यहाँ कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ मैं ऊर्जा का मान और लिख देता हूँ कितना कितना है। यहाँ जरूरत पड़ती है 2962 किलो जूल मोल इनवर्स की, और यहाँ लगभग होती है 3000 के आसपास, 3000 से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो यहाँ लगभग होती है 3260 किलो जूल मोल इनवर्स। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हटाया तो ये बना, ये प्रथम आयनन एंथैल्पी होगी, इससे दूसरा हटाया तो ये द्वितीय आयनन एंथैल्पी होगी, और इससे और हटाना है तो ये तृतीय आयनन एंथैल्पी होगी। यहाँ पर इतनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, यहाँ कम की ऊर्जा पड़ती है। स्पष्ट उत्तर दिख रहा है। ये D5 है, D5 है तो अर्धपूर्ण भरी अवस्था है, ये अर्धपूर्ण भरी अवस्था, और ये स्थायी होती है, इसलिए इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन होगा, ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है क्योंकि ये अर्धपूर्ण के अलावा है, और ये भी कह सकते हैं कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हटे तो स्थायी अवस्था प्राप्त करेगा। तो इसके कारण इसका आयनन एंथैल्पी का मान कम होता है। एक और देखते हैं। एक और होता है कि क्रोमियम और कॉपर इनकी द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान अधिक क्यों होता है?
उत्तर दिख रहा है क्या? सारा इसमें दिया हुआ इसी कारण मैंने पहले लिख दिया आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या क्या होगा। तो ये इसकी मूल अवस्था होती है, इसके प्रथम आयन एंथैल्पी के बाद ये होता है, दूसरे के बाद ये होता है। तो अब की बार हमें दे रखा है दूसरा किसका? क्रोमियम और कॉपर का। अब की बार क्रोमियम की ये है, दूसरी आयन एंथैल्पी का मान का है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन हट गया तो ये प्रथम हो गई, अब यहाँ से हटाए तो दूसरी होगी, ये लेना पड़ेगा हमें। ये उत्तर दिख रहा है। क्रोमियम के लिए यहाँ पर 3d5 है, कॉपर के लिए यहाँ पर 3d10 है, और ये अर्धपूर्ण बरी अवस्था है, ये पूर्ण बरी अवस्था है, स्थायी है। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। हर एक का उत्तर लगभग एक ही आएगा। इनका हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझना है बस, उसके बाद हमारे पास उत्तर मिल जाएंगे। एक और लेते हैं। जिंक की द्वितीय आयन एंथैल्पी बहुत कम है। जिंक की द्वितीय आयन एंथैल्पी कहाँ होगी? यहाँ से इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए ऊर्जा देनी पड़ी, ये प्रथम थी, ये प्राप्त हुआ। इससे हटाने के लिए ये करेंगे तो द्वितीय होगी, यानी ये इलेक्ट्रॉन हटाना है तो यहाँ हमें कम ऊर्जा देनी पड़ेगी। कारण क्या होगा कि एक तो ये D10 प्राप्त हो जाएगा, और दूसरा यहाँ पर आने पर जो परिरक्षण प्रभाव है वो प्रभावी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर D के 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो जो 3D के जो अंदर के जो 10 इलेक्ट्रॉन है वो इस इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेंगे, ये आसानी से बाहर निकल जाएगा। इस कारण थोड़ी सी ऊर्जा देते ही ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, तो इसकी जो दूसरी आयन एंथैल्पी है उसका मान बहुत कम हो जाएगा। इसी प्रकार एक प्रश्न और है। कि जिंक व मैग्नीज की तीसरी आयन एंथैल्पी अधिक है। इसी में फिर ढूंढो उत्तर। तीसरी आयन एंथैल्पी कहाँ होगी? यहाँ से हटाया तो ये पहली, यहाँ से हटाया तो दूसरी, अब यहाँ से हटाए। ये मैग्नीज है, मैग्नीज का हमारे पास है 3d5, जिंक का है 3d10, तो मैग्नीज का है, जिंक का है 3d10, मैग्नीज का है 3d5, और ये कौन सी अवस्था है? ये पूर्ण भरी, ये अर्धपूर्ण भरी। इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन है, तो तीसरी आयन एंथैल्पी का मान अपने आप ही ज़्यादा हो जाएगा। तो बहुत ही आसान से प्रश्न है, इसको अगर हम सही ढंग से पढ़ लेंगे तो ज़्यादा कठिन वाली बात नहीं है। एक प्रश्न हो रहा था कि संक्रमण धातुओं की सबसे स्थायी या सबसे निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी है? तो सबसे निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था इसमें होती है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन जो S के हैं, इन 2 इलेक्ट्रॉनों को आसानी से निकाल देते हैं। तो इसके लिए इनकी +2 ऑक्सीकरण अवस्था है, वो निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था है। केवल 2 को छोड़कर, क्रोमियम और कॉपर, इनमें +1 भी होती है। तो क्रोमियम और कॉपर के अलावा इनकी ऑक्सीकरण अवस्था +2 है। इसमें हम ऑक्सीकरण अवस्था वाले में जो टॉपिक आएगा उसमें भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज का ये अपना इतना हो गया। अब जो कुछ और गुण बच गए उनको नेक्स्ट वीडियो में लेंगे।